नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ का इवनिंग शो, द इवनिंग एडिशन। रोज़ हम अलग अलग मुद्दे लेकर अलग अलग चीज़ों पर चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ों पर बातचीत की जाए, उस पर चर्चा की जाए। तो आज का मुद्दा जिस तरह से आप पढ़ ही चुके होंगे कैप्शन में कि इंडस्ट्री से जुड़ा है। एक ऑर्डर आया था 29 मार्च सन 2020, यानी कि आज से करीबन करीबन 25 दिन पहले एक ऑर्डर आया जिसके मुताबिक एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइंस जारी कर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं पूरे देश भर में उनको ये हिदायत दी और एक ऑर्डर पास किया कि हर एक इंडस्ट्री, हर एक बिजनेस जो है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज देगा 100% विदाउट एनी कट, जब तक लॉकडाउन चलता है तब तक। ये सारी हिदायतें इंडस्ट्रीज़ ने मानी, बिजनेसेस ने मानी और उसके बाद अलग अलग फैसले लिए गए। उसके बाद मैं बात करूँ तो स्टेट्स या यूनियन टेरेटरीज़ की, तो उन्होंने भी अलग अलग लेवल पर अपने अपने तरीके से उन्होंने गाइडलाइंस जारी कर ली कि आप जो हमारी स्टेट की इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे स्टेट के बिजनेसेस हैं, वो सब भी ऐसा ही करेंगे जितना जैसे एमएचए ने कहा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो कहा है वो हिदायत सबको माननी होगी। उसी तरह से जितने भी स्टेट्स या यूनियन टेरेटरीज़ हैं सब ने ऑलमोस्ट ये फैसला ले लिया था कि जितने भी वर्कर्स हैं, सैलरीज़ हैं, सैलरीज जो वेजर्स हैं उन सब को प्रॉपर वेजेस और सैलरीज मिलेंगी जितने दिन वो लॉकडाउन चल रहा है। ये सब ने मान लिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई उस पर चर्चा करेंगे। उस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा आज का मीडिया बुलेटिन आ चुका है कोरोना वायरस के ऊपर, तो उस पर थोड़ी बातचीत कर ली जाए। बाकी डिटेल तो मैं ज़्यादातर दे ही चुका हूँ, तो थोड़ी सी बात हम ये कर लेते हैं कि आज कितने मामले आए। टोटल मिलाकर 27 मामले आज जम्मू कश्मीर में फिर से आए। कल भी ये आंकड़ा 27 का था, आज भी 27। तो कल 407 हुए थे, आज 407 पर 27 434 आंकड़ा हो चुका है पूरे जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव केसेस का। आज रिकवरी का कोई यहाँ पर डेटा बताया तो नहीं गया, शायद आज हुई नहीं होगी। और 7 नए मामले लेट बताए गए, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका डेटा भी हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से मिल जाए, पर अभी तक ट्वीट भी नहीं आया डीआईपीआर का और रोहित कंसल साहब का। तो पुरानी डिटेल ही आपको बता दें, 64,876 लोग अभी ऑब्जर्वेशन में हैं, 6,039 लोग जो हैं वो भी होम क्वारंटीन हैं, 330 लोग हॉस्पिटल आइसोलेशन में हैं, 279 लोग जो हैं हॉस्पिटल क्वारंटीन हैं, 44,940 44940 लोग जो हैं वो सर्विलेंस कंप्लीट कर चुके हैं। होम सर्विलेंस में 13,283 लोग हैं और 10,977 लोगों के टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। कल के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो कल ये आंकड़ा हमारे पास था 10,039, यानी कि आज भी करीबन 930 के आसपास टेस्ट जो हैं वो हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। 10,550 लोग इसमें से नेगेटिव हैं, 427 सैंपल जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 303 एक्टिव हैं, 330 एक्टिव हैं। जम्मू डिवीज़न की बात करूँ तो 39 प्लस, अगर मैं अभी तक तो नहीं आया कोई, तो जम्मू डिवीज़न में इतना ही आंकड़ा है, 39 + 17 + 1, यानी कि 39 पॉजिटिव, 17 लोग रिकवर और एक जो है वो डेथ हुई है। 57 टोटल आंकड़ा है जम्मू से। कश्मीर से 291 पहले था, अब 7 नए मामले आने के बाद 298 हो चुका है। 75 मामले पहले रिकवर हो चुके थे, तो अभी भी उतना ही आंकड़ा है और 4 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। ये डेटा हमारे पास उपलब्ध है। 330 + 337 + 92 रिकवर और 5 की डेथ अभी तक हुई है। ये हमारे पास डेटा उपलब्ध है अभी तक के मुताबिक। बात करूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा की, तो सबसे टॉप पर बांदीपोरा चल रहा है और इस तरह हम पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट का डेटा आता है तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 100 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है या नहीं। और आज एक नया डिस्ट्रिक्ट भी जुड़ा है, रामबन। बाकी डिटेल मैं ज़्यादातर डिटेल जो है वो आपके साथ साझी कर ही चुका हूँ इससे पहले वाले लाइव पे, तो उस पर कई सारी बातें हमने की भी थी कि किस तरह से रामबन का जो केस है वो लोगों ने गलती की। उन लोगों ने घर से वो निकले, वो उधमपुर से निकले, वो जा रहे थे श्रीनगर, रास्ते में उनको पकड़ लिया गया। उसके बाद एसपी बटोत ने जो एक एसएचओ बटोत ने एक बड़ा फैसला लिया था, वो फैसला जो है वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ। उन सब लोगों को क्वारंटीन करने का, 12 लोग क्वारंटीन किए गए थे इंक्लूडिंग ड्राइवर। उनमें से एक व्यक्ति जो है पॉजिटिव आया है। उसके बाद उसको आइसोलेशन वार्ड जम्मू में लाया गया है, लगातार उसका इलाज चलेगा और ठीक होकर उसको घर भेज दिया जाएगा। इससे और केसेस ना आए, ब्रेक होती रहे चेन, ये तो अच्छा है लगातार।
तो कई सारे लोग जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो एक बार फिर से बता दूं, आज का मुद्दा हमारा यही है कि इंडस्ट्रिस्ट जो हैं उनका क्या टेक है, उनका स्टैंड क्या है, कि वो क्या चाहते हैं कि जो एमएचए ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, गाइडलाइंस जारी की हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, कि जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरीज या वेजेस 100% देनी है लॉकडाउन के पीरियड में। अब इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसको उनकी बात समझने से पहले, वो क्या चाहते हैं उसको समझने से पहले, हमें कुछ पेटिशंस फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी बात कर लेते हैं। एक 18 तारीख की एक खबर आई थी कुछ दिन पहले, यानी कि जिसके मुताबिक नगरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ये एक महाराष्ट्रन कंपनी है टेक्सटाइल से जुड़ी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और कहा था कि कृपया कर ये ऑर्डर्स वापस ले लीजिए, जो ऑर्डर माफ़ कीजिएगा, 18 अप्रैल के जैसे 31 मार्च को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी कर एमएचए के ऑर्डर का ही पालना की थी कि हर किसी सैलरी, हर किसी वर्कर को और एम्प्लॉय को सैलरी जो है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए, तो 100% मिलनी चाहिए। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का उसमें हवाला दिया गया था। तो उसी को लेकर कई सारी इंडस्ट्री जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ये गलत किया गया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में तो ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि आप ज़बरदस्ती प्राइवेट कंपनीज़ को थोप दें कि आप इतनी सैलरी दीजिए। अब वो लोग क्यों कह रहे हैं, क्या उनमें इंसानियत नहीं है, ये सवाल तो बड़े सारे लोग पूछेंगे। उस पर हम बात जरूर करेंगे कि इंसानियत है या कुछ और रीज़न है। उसके बाद कई सारे फैसले आए, कई सारी चीज़ें आई। उसके बाद मैं बात करूं तो गारमेंट्स, पावरलूम, हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स गुड्स, ऐसी कई सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ ने सुप्रीम कोर्ट्स में पेटिशन दायर कर एक कंसर्न दिखाया कि हम ऑलरेडी काफ़ी सफ़र कर चुके हैं, काफ़ी नुकसान हमारा हो चुका है, कृपया कर ये बटन हमारे पर मत डालिए। आगे ही लॉकडाउन की वजह से ना हमारी प्रोडक्शन हो रही है और ना हमारी सैलरी हो रही है, सैलरी अच्छी आ रही है। तो अब प्रॉब्लम क्या थी इन सबको, उस पर जानने से पहले मैं बता दूं कि 21 तारीख को, यानी कि आज से 2 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लैरिफिकेशन भी दी थी। पर उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आज भी पंजाब की करीबन 41 कंपनीज और इंडस्ट्रीज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है और कहा है कि कृपया कर इस ऑर्डर को वापस ले लीजिए जो एमएचए ने जारी किया है। ऑर्डर जिस तरह से मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या था, ये ऑर्डर 29 मार्च 2020 को आया था, जिसके मुताबिक इस ऑर्डर में दिया गया था कि सैलरीज और वेजेस किसी की भी नहीं काटी जाएंगी, 100% सैलरीज दी जानी चाहिए। ये एक अपडेट उन्होंने सबको दे दिया था। उसके बाद कंपनी हर स्टेट्स ने, यूनियन टेरिटरीज ने ये फैसला ले लिया था कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनको हिदायत दे दी थी कि आप 100% पैसा जो है वो आपको देना होगा, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं। अब उसके बाद 31 तारीख को जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच, जस्टिस एनवी रमन्ना, एसके कोल और बीआर गवाई, इन तीनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो सेंटर को डिसीजन लेना है। हम तो एक बजटरी बता सकते हैं कि किस तरह से जो है वो सेंटर को काम करना चाहिए, पर सारा ये काम जो है वो सेंटर देखेगी, तो कृपया कर आप सेंटर को गुहार लगाइए। तो सेंटर में भी गुहार लगाई जा रही हैं, पर फिर भी बावजूद उसके आज भी 44 इंडस्ट्रीज कंपनी जो हैं वो वहाँ पर गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है। तो 21 अप्रैल को जो फैसला आया उसके बाद लगातार चीज़ें चलती रही, पर हम बात कर रहे थे कि ये कहा क्यों जा रहा है, इंडस्ट्रीज ऐसा क्यों कह रही हैं कि हम वेजेस अपना पूरा जो है वो नहीं देना चाहते अपने वर्कर्स को या फिर हमारे जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको। उसमें कई सारे तर्क जो हैं वो उन्होंने दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो उसी पिटीशन में, जो 18 अप्रैल को जो खबर छपी थी उस पिटीशन में जो जारी की गई थी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि ये महाराष्ट्र से जुड़ी है, तो उन्होंने सवाल पिटीशन में ये पूछा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऐसा कैसे कर सकती है कि प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स जितनी भी हैं उनके ऊपर 100% वेजेस देने का भार डाल सकती है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि वेदर द रिस्पोंडेंट्स डायरेक्शन टू कंपल्सरी पे वेजेस टू ऑल वर्कर्स विदाउट एनी डिडक्शन फॉर द एंटायर पीरियड व्हेन हिज एस्टेब्लिशमेंट इज क्लोज ड्यूरिंग लॉकडाउन इज एक्चुअली फिजिबल फॉर सच एन एम्प्लॉयर। इसमें ये सवाल इंडस्ट्रीज पूछ रही हैं कि ये जो फैसला लिया गया है कि विदाउट डिडक्शन सारे पैसे जो हैं एम्प्लॉयज़ ने
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को देने हैं, तो ये क्या लॉकडाउन के दौरान फीजिबल रहेगा इंडस्ट्रीज के लिए, कंपनीज के लिए, ऐसा सोचा गया था? ये दूसरा सवाल। तीसरा, वेदर द गवर्नमेंट वाज राइट इन इशूइंग वेग डायरेक्शंस विदाउट स्पेसिफाइंग एज टू दे आर एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज और माइग्रेटिंग वर्कर्स और इज अ ब्लैंकेट डायरेक्शन टू ऑल एम्प्लॉयज। क्या इसमें गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन देगी कि ये जो डायरेक्शन दी गई हैं कि हर एक व्यक्ति को पूरी सैलरी मिलनी है, ये किसके लिए दी गई हैं? क्या जो वर्कर्स या एम्प्लॉय जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, बाहर से आकर किसी और जगह काम कर रहे हैं, उनको भी पैसा देना है, या ब्लैंकेट है, यानी कि सबके लिए सेम हिदायत दी गई है? उसके बाद इस पिटीशन में कहा गया था कि वेदर द गवर्नमेंट डायरेक्शंस आर रीजनेबल एज दे वर इशूड विदाउट इंटेलिजेंट केयर एंड डेलिब्रेशन एंड विदाउट कंसीडरिंग द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर to bear the burden of payment of salary to its workers without there being any production। कि इन लॉकडाउन के दौरान प्रोडक्शन नहीं रहेगी, उसके बाद सैलरी जो बिक्री है वो नहीं हो रही, पिछला माल भी पड़ा है, अगला माल बन नहीं रहा, वर्कर्स काम नहीं कर रहे, तो किस तरह से इंडस्ट्रीज के लिए फिजिबल रहेगा वो अपने वर्कर्स को पैसा दें? तो कई सारे सवाल थे, सवालों का जवाब अलग अलग तरह से दिया गया। पर अगर हम बात करें, हम मीडिया की मैं बात करूं तो सबसे पहले लगातार हम उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो लोग जो फंसे हुए हैं, माइग्रेंट लेबर्स है और जो इन हाउस लेबर्स, मसलन के तौर पर जो जम्मू कश्मीर की फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के लेबर जो है वो जम्मू कश्मीर में ही काम कर रहे हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए सरकार द्वारा। उसके बाद कई सारे फैसले लिए गए कि आपको जनधन योजना के अंतर्गत पैसा आएगा, लेबर्स के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर जो कंस्ट्रक्शन एक्ट, कंस्ट्रक्शन जो रजिस्ट्रार है, मतलब रजिस्टर्ड वेज जो वर्कर्स हैं उनको पैसा दिया जाएगा। ये सारी बातें कह दी गई। इंडस्ट्रीज के लिए कोई स्पेशल पैकेज तो अनाउंस नहीं हुआ, पर इंडस्ट्रीज के लिए एज ए ह्यूमन जेस्चर, एज ए ह्यूमैनिटी ये उम्मीद की जा रही है कि हर एक इंडस्ट्री जो है वो पैसा जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ज़रूर दे, 100% दे। ये बिल्कुल सही है, ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इस समय हम आपदा की घड़ी में मुश्किल से जी रहे हैं, मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और आगे भी हो सकती है अगर इनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिले। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त चीज़। पर इंडस्ट्रीज की बात करें तो किस तरह से इंडस्ट्रीज इसको देख रही हैं, उसका जवाब इंडस्ट्रीज ने खुद दिया। इंडस्ट्रीज का मानना है कि काफ़ी देर से हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही। इंडस्ट्रीज का मानना है कि इस समय या बात करें पिछले 1-2 साल की, तो पूरे देश भर में मंदी चल रही है, ऑलरेडी हम सफ़र कर रहे थे। और ख़ासकर जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हैं जिसमें गारमेंट्स, पावरलूम, हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स क्राफ्ट, टेक्सटाइल्स ये सब आती हैं, वो कह रहे हैं कि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, यानी कि 30 से 40% जो इनका पैसा होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, वो लेबर जो है उसकी वजह से आता है। यानी कि अगर लेबर काम करेगी वो 30% पैसा और 40% पैसा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होता है, और अगर ये काम ही नहीं करेगी तो हम वो पैसा कैसे देंगे, ये उनका कंसर्न है। अब उनकी मांग क्या है तो उस पर हम बातचीत बाद में करने से पहले हम बता दें कि एम्प्लॉयर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए अभी तक कोई स्पेशल पैकेज की अनाउंसमेंट नहीं की गई है सरकार द्वारा। मसलन हालांकि ये कहा जरूर गया है कि हम इनको कंपनसेट किसी तरीके से कर देंगे, किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ सही तरीके से चलती रहे। अब कई इंडस्ट्रीज का दावा ये है कि हमारे पास 7 से 8 एम्प्लॉयज़ हैं, हम बिना एम्प्लॉयज़ के चल नहीं सकते, वर्कर्स के चल नहीं सकते, और मशीनरी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, और इस समय जब सब कुछ बंद है तो हम किस तरह से प्रोडक्शन करेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज को खोला गया है पर सारी इंडस्ट्रीज नहीं खोली गई हैं, तो उनकी मांग ये है। उसके बाद अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे स्टेट्स की या यूनियन टेरिटरीज़ की, वो अपने अपने हिसाब से तर्क दे रही हैं। अब आते हैं जम्मू कश्मीर पर, जो हमने बात की कि जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ या जम्मू कश्मीर के बिजनेसेस को किस तरह से देखते हैं। आज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सोमिल अब्रोल ने BBIA यानी कि बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान ललित गुप्ता से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर एक इंडस्ट्री, हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस जम्मू कश्मीर का सपोर्ट कर रहा है लॉकडाउन को। वर्कर्स को कोई तरीके की प्रॉब्लम ना आए उसके लिए उनको प्रॉपर वेजेस दे रहा है। मार्च तक की वेजेस और सैलरीज दे भी दी गई हैं, पर हमारा कहना है ये है, हमारा मानना ये है कि कृपया कर हमें भी कुछ कंपनसेशन दे दीजिए। अब किस बेसिस पर वो कंपनसेशन मांग रहे हैं? सबसे पहला इंडस्ट्रीज की, जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं
तो इसको जानने के लिए हमेशा कॉन्टेक्स्ट समझना होता है। सीधा हमें गालियां नहीं निकालनी होती, सीधा हमें किसी पर थोप नहीं देना होता कि जी अगर इनके पास तो इन्होंने सदियों से इतना पैसा कमाया है तो अब जाकर सीधा इनको देना ही होगा। ऑब्वियसली इन्होंने कमाया है और एक ड्यूटी बनती है इनकी कि आप अब जब भी आपदा की घड़ी आन बनी है तो हर किसी को सपोर्ट किया जाए। तो वो क्या कह रहे हैं इंडस्ट्रीज कि हम कितना दे सकते हैं, उस पर आने से पहले मैं बता दूं कि इंडस्ट्रीज जो जम्मू कश्मीर है उसकी हालत क्या है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में एक बड़ा फैसला लिया गया। उस फैसले से पहले ही जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। 5 अगस्त के बाद से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद है, 2G सुविधा चल रही है। उसके बाद जम्मू से कश्मीर काफ़ी ज़्यादा माल जो है वो नहीं जा रहा। मार्केट हमारे पास, जम्मू वालों के पास कश्मीर है, कश्मीर वालों के पास अपना ही कश्मीर जो मार्केट है वो वही है। जम्मू वाले जब भी कोई चीज़ बाहर बेचने जाते हैं तो उनको नहीं बेच सकते ऑब्वियसली, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब कुछ कम पड़ता है। यहाँ वालों को ज़्यादा पड़ता है। इनके लिए फिजिबल पड़ता है कश्मीर मार्केट, तो ये कश्मीर में जाकर बेचते हैं। तो कश्मीर में जब जाकर ये बेचते थे और पिछले 9 महीने से जब ये नहीं बेच पा रहे तो ऑलरेडी उनकी पीठ टूटी हुई है। वो अब मांग कर रहे हैं कि कृपया कर पहला वाला कंपनसेशन आपने कुछ दिया नहीं, अब ये और बर्डन डाल रहे हैं, तो किस तरह से हम गुजारा करेंगे, कृपया कर इस पर कोई फैसला ले लीजिए। अब इंडस्ट्रीज की बात करूं तो पहले 5 अगस्त के बाद करीबन काफ़ी सारे जगहों पर जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन जो है वो बंद रही। लेबर काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट कर गई वापस अपने इलाकों में। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जम्मू और कश्मीर के लोगों को ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज को ज़्यादा है, तो वो मांग कर रहे हैं कि कृपया कर इन सब चीज़ों पर सोचा जाए। यूटी बनने से पहले जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी तब कई सारे बेनिफिट्स जो हैं अलग अलग वो जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रीज को मिलते थे। जीएसटी से पहले अगर मैं बात करूं तो कई सारे बेनिफिट्स मिलते थे, एक्साइज के रिबेट थी, अलग अलग चीज़ें थी, रिलैक्सेशंस मिली हुई थी। पर अलग अलग चीज़ों को फैसला जब लिया गया तो तब काफ़ी ज़्यादा नुकसान में इंडस्ट्रीज चले गई। उसके बाद एक और बड़ा नुकसान जब बीच में फैसला लिया कि टोल टैक्स जो है, टोल प्लाजा लखनपुर वो हटा दिया जाए, तो कृपया कर उससे भी लोड पड़ा इंडस्ट्रीज़ पर। वो भी कहने लगे कि हमारा जो एक कंपटीशन एज था, जो हमारे पास एक बेनिफिट मिला हुआ था छोटा मोटा इन टोल की वजह से, वो भी ख़त्म कर दिया आपने। तो किस प्रकार से इंडस्ट्रीज़ इस समय जो है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को सैलरी देगी। पर अलग अलग तर्कों में ये तर्क हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना होगा कि इस समय हम वर्कर्स के खिलाफ कोई चीज़ नहीं कह रहे, ना एम्प्लॉयज़ के खिलाफ। उनको प्रॉपर सब चीज़ें मिलनी चाहिए, इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जितने भी अभी तक पेटिशंस लगाई गई हैं उसमें कहा क्या गया है और जम्मू की इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या मांग कर रही हैं। जैसे मैं बात कर रहा था, जो एक पहली पेटिशन फाइल की गई थी नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड महाराष्ट्र की तरफ से, उसमें कहा गया था कि हम 50% तक हमें अलो किया जाए कि हम उनकी डिडक्शन कर सकते हैं, और मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर जितना मिनिमम वेजेस हमें देना चाहिए उतना हम दे, कृपया कर ये फैसला ले लिया जाए एमएचए और सेंटर द्वारा। अब बताते हैं किस तरह से। 8 से 9 हज़ार रुपया मिनिमम वेजेस की एक अमाउंट है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी को रखता है अपने पास सैलरीड तो उसको 8 से 9 हज़ार रुपये मिनिमम देना होगा एज अ वेजेस, एज अ वर्कर्स रेमुनरेशन। तो अगर वो जो व्यक्ति इस समय सैलरीज कट कर रहा है तो वो कह रहा है कि या तो 50% कर दो या तो कर दिया जाए कि जो सैलरी कम होती है, यानी कि जो मिनिमम वेजेस है वो हम देंगे विच एवर इज हाइयर। यानी कि अगर किसी की सैलरी 50,000 है तो 50% 25,000 हम उसको दे दें, या फिर अगर किसी की सैलरी 10,000 है तो मिनिमम उसको 9,000 रुपया या 8,000 रुपया दिया जाना चाहिए, ताकि उसका गुजारा भी चलता रहे और हम जितने भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी सफ़र ना करें। ऑलरेडी हमने बड़ा सफ़र कर लिया है, मार्च की सैलरी हमने दे दी है, अप्रैल मई में 3 मई तक पहले ही लॉकडाउन कर दिया गया है। आगे अगर बंद रहता है तो किस तरह से हम कामकाज करेंगे, एक बड़ा सवाल बना हुआ है इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने, इसलिए वो लगातार ये मांग कर रहे हैं। अब पहली चीज़ आ गई कि उन्होंने कहा कि 50% या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक जितने पैसे बनते हैं मिनिमम वेजेस हम उतने देते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि अगर लॉकडाउन का जो प्रक्रिया है, लॉकडाउन खुल जाता है तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे सपोर्ट करने की। और चौथी चीज़ उन्होंने कही
कि अलग अलग जो योजनाएं सेंटर ने बनाई हैं, कृपया कर कर वहां से पैसा निकाल कर आप इन वर्कर्स में वेजेस में दे दीजिए, या इंडस्ट्रीज के लिए कोई ऐसा पैकेज अनाउंस कर दीजिए जिसकी वजह से वो थोड़ा अपने जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्प कर पाएं, उनको खाना प्रोवाइड कर पाएं, उनकी सैलरीज प्रोवाइड कर पाएं। पूरी की पूरी हम देने के लिए तैयार हैं अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी। तो उसमें कुछ बातें कही गई थी, जैसे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ABVKY, ये एक योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट की अगुवाई में ये योजना चलती है। तो इसके अंडर कुछ फायदा दिया जा सकता है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर्स को। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड लेबर फंड, इसमें से जो पैसा है कृपया कर कर वो भी आप जो है उसका फ़ायदा भी हम सबको दे दीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दीजिए। अब जम्मू की इंडस्ट्रीज क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि EIC कॉरपोरेशन जो है उसके पास जो प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स शेयर, वो जो पैसा इस समय पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास या यूनियन टेरिटरी के पास, कृपया कर कर उसमें से अगर पैसा आप वापस दे देंगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको, तो सारी रिकवरी हम कर पाएंगे, और जो वर्कर्स हैं, जो सैलरीड जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको हम अपनी सैलरी जो है वो दे पाएंगे। तो इसीलिए सारी बातें हम कह रहे हैं कि कृपया कर कर ना दोनों पक्षों को सुना जाए। पहली बात कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो गरीब व्यक्ति है उसको सुनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उसको उसका मिनिमम से मिनिमम अधिकार मिले, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें उसको मिले, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमम वेजेस इंश्योर करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को जोर होना चाहिए। मैक्सिमम वेजेस इंश्योर करने के लिए और फुल सैलरी उसको मिलने के लिए, इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पॉलिसी इसलिए तैयार करनी होगी। वरना अब हम आते हैं अपनी बात पर। इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो गई, सैलरीज एम्प्लॉयज़ की बात हो गई, वर्कर्स की बात होगी। दोनों इस समय मजबूर हैं, दोनों क्या, हर कोई इस समय मजबूर है, पर किसी ना किसी तरीके से गुजारा चल रहा है। अब तीसरी बात, आज मुझे एक कॉल आया बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से, बड़ी ब्राह्मणा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से एक फैमिली का मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा कि हमें मार्च की सैलरी मिल गई है। अब ना तो पिछले कई दिनों से उन्होंने पैसा दिया, मार्च की भी 10 दिन की सैलरी दी, उसके बाद ना तो अप्रैल का पैसा दिया, ना अप्रैल में से कुछ पैसे दिए, और हमें अब नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सवाल है। हमें किसी भी जो हमारी कंपनियां थी जो जहां पर काम करते थे, उन्होंने ना खाना पूछा, ना हमारे घर में कैसा हालचाल है, दवाइयाँ हैं या नहीं है, हमारे बुजुर्ग हैं उनका हालचाल पूछा, और वो सब हमें ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी तैयार कर ले, गवर्नमेंट ने हालांकि हेल्पलाइन नंबर्स बताए हैं, वो कितने चलते हैं वो गवर्नमेंट को ही पता होगा। कई सारे चलते भी हैं, पर ज़्यादातर नंबर जो कॉलिंग नंबर हैं वो बंद हैं। हमने खुद इस पर जो है वो कई सारे एपिसोड्स बना लिए हैं कि कॉल हम करते हैं और उनका फ़ोन बंद होता है। लैंडलाइन नंबर चल रहे हैं, पर जब कॉल करते हैं तो वो कहते हैं दूसरे को करो, दूसरे को कहते हैं तीसरे को करो। अलग अलग जो व्यक्ति हैं, अल्टीमेटली अगर हेल्प पहुँच भी जाती है, पर किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट पर जोर भी ना पड़े और वर्कर्स को भी मिनिमम जो उसका खाना पीना है वो चलता रहे, इस समय गुजारा उसका चलता रहे। इसके लिए अगर मिनिमम वेज एक्ट का सहारा लिया जाएगा कि कोई भी कंपनी बजाय इसके कि वो 4 एम्प्लॉयज को काम दे दे और उनको फुल सैलरी दे दे, ऐसे प्लान तैयार किए जाएं माफ कीजिएगा, कि सब एम्प्लॉयज जितने भी हैं उनको एक मिनिमम वेज जरूर मिले। तो उम्मीद है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई संज्ञान लेगी और जल्द से जल्द फैसला लेगी। कोई सवाल अगर आप लोगों का है तो कृपया करके आप पूछ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है हमने आज डिस्कस कर ली, तो अभी एक 1.5 मिनट हम कोशिश करते हैं कि आपसे बातचीत करें। अगर आपके सवाल हैं कुछ तो कृपया कर आप पूछ सकते हैं। इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, कुछ लोगों से जुड़ा हुआ, कुछ नंबर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। माफ़ कीजिएगा, एक बारी मैं पढ़ ही देता हूं आपके लिए कि अगर आप किसी प्रकार की आप लोगों को समस्या आती है, अगर आप माइग्रेंट लेबर्स हैं या फिर आप लोग किसी प्रकार से पैसा नहीं आपको मिल पा रहा है कहीं से, या गुजारा नहीं हो पा रहा, आपका खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर आपके लिए एक बारी पढ़ ज़रूर दूंगा, मुझे मिल जाएं जी। ये है नंबर कुछ 019125711616,
ये नंबर, इन पर आप कॉल कर सकते, ये गवर्नमेंट के नंबर हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू के। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, ये ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। 019125719112 और 019125205542, ये 3 नंबर्स हैं। कृपया कर इन पर आप कॉल कीजिए अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो। और बाकी कुछ आपकी राय है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे मुद्दे अलग अलग आपके पास लेकर आते रहें, आपके साथ बातचीत करते रहें। किसी चीज़ में अपना ओपिनियन कम हो, कोशिश करें कि फैक्चुअल बात की जाए। हम कई बार लेट हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें हम जो है वो ब्रेक नहीं कर पाते, और पर हमारा मकसद उसके पीछे ये होता है कि न्यूज़ ब्रेक करने के बजाय कहीं न्यूज़ ऐसी ब्रेक ना हो जाए कि गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए और किसी और को नुकसान हो जाए, या किसी गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए। तो दुर्घटना से देर भली वाला हमारी पॉलिसी थोड़ी ज़्यादा चलती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि फैक्चुअल और रियल फिगर आप तक पहुंचा पाएँ। हालांकि हम भी इंसान नहीं हैं, कई बार हमसे भी गलतियां होती हैं, कई बार हम भी कोई ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो बाद में लगता है कि नहीं, हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, या गलत हम बोल देते हैं, तो उनके लिए हम ज़रूर माफ़ी चाहेंगे। पर जो भी चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर अगर आपका ओपिनियन, आप हमें बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट के दरवाजे खुले हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस हमें कर सकते हैं। अगर किसी तरीके की भी आपको परेशानी आती है तो गवर्नमेंट इस पर जल्द भी जो भी संज्ञान लेगी, जो भी इस पर फैसला लेगी, उस पर आपसे बातचीत करेंगे। और फिलहाल के लिए आज के द खास इवनिंग एडिशन शो में, द इवनिंग एडिशन शो में इतना ही था। अगर कुछ आपने बात रखनी है तो कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब, और अगर कोई समस्या है तो उसका सुलझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के शो से मुझे यानी कि रजत वोरा को दीजिए इजाज़त, और मेरे कैमरामैन शुभम डोगरा के साथ हम कल फिर मिलेंगे आपसे, नई खबरें, नई चर्चाएं, नए मुद्दे लेकर। धन्यवाद।